प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। प्रबंध की प्रकृति, प्रबंध होता है मैनेज करना किसी चीज़ को, ठीक है। ये इतने लोग उसका इस वाला फील्ड को देखेंगे, इतने लोग इस वाले फील्ड को, मतलब किसी भी तरीके से हम किसी चीज़ को मैनेज करते हैं, कोई तरीका रखते हैं उसका करने का काम को, उससे बोलेंगे प्रबंध की प्रबंध। और प्रबंध की प्रकृति, प्रकृति होता है मतलब उसका नेचर किस तरीके से है, बड़ा है, छोटा है, कितना ज़्यादा उसमें मेथड है, कितने कम है, वो होती है उसकी प्रकृति एवं महत्व। महत्व होता है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। चैप्टर का मतलब अच्छे समझ में आ गया ना। प्रबंध, टाटा स्टील में प्रबंध। अभी ना यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया है टाटा का, उसमें हम देखेंगे कि हाँ क्या होता है प्रबंधन और प्रबंध में क्या होता क्या है, ठीक है। एग्जांपल से हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो 1868 में जमशेदजी नूसरवानजी द्वारा स्थापित टाटा समूह एक वैश्विक व्यापारिक समूह है जो 5 महाद्वीपों के 100 देशों में स्थापित है। मतलब टाटा एक समूह है, मतलब एक तो नहीं है, कोई एक तो नहीं है, इसके पीछे काफ़ी सारे लोग हैं जो इसको चला रहे हैं। वैश्विक है यानी कि पूरे वर्ल्ड में है, ठीक है। पूरे सिर्फ एक देश में या एक शहर में चलने वाला ये बिजनेस नहीं है। टाटा जो इंडस्ट्री है ये पूरे वर्ल्ड में चलने वाला है। वैश्विक यानी कि वर्ल्ड में व्यापार समूह है जो 5 महाद्वीपों द्वीप महाद्वीप क्या होते हैं, महाद्वीप वो होते हैं, एक महाद्वीप है मतलब कि उसके अंदर काफ़ी सारे जो है कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है। तो 5 महाद्वीप यानी कि 5 ऐसे वो कॉन्टिनेंट जिसमें बहुत सारे देश आते हैं। कितने देशों में है ये? 100 देशों में स्थापित है। मूल्यों, नवाचार और उद्यमिता की मजबूत भावना। मतलब मूल्यों का नवाचार, नवाचार होता है रिन्यू करना किसी चीज़ को, ठीक है। रिन्यू करना मतलब कि दोबारा से उसको, पुराना मेथड हटा के उसको ठीक से दोबारा से स्टार्ट करना, नया करना किसी चीज़ को। उद्यमिता की मजबूत भावना। अब यहाँ पे जो लिखा है उद्यमित, उद्यमित मतलब होता है किसी भी बिजनेस में किसी के भी द्वारा जो बिजनेस वो चलाया जाएगा उसके द्वारा वो रिस्क लिया जाता है उसमें। हमेशा ऐसा होता है बिजनेस में स्टार्ट करने से पहले हमें बिल्कुल ही 100% चांसेस नहीं होते कि वो सक्सेस ही होगा, उस समय प्रॉफिट भी मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है हमसे लॉस हो जाए, सक्सेसफुल ना हो वो। तो उद्यमिता होता है, उद्यमिता का मतलब होता है रिस्क लेना बिजनेस में। उद्यमिता की मजबूत भावना मतलब रिस्क लेने की उसको मजबूत भावना, ये नहीं कि उसमें रिस्क है कि इसको नहीं शुरू करना चाहिए। तो उद्यमिता की मजबूत भावना एवं विरासत के रूप में आज तक टाटा कंपनी का मार्गदर्शन कर रही है। क्या क्या चीज़ें? मूल्यों का नवाचार और उद्यमिता की मजबूत भावना। जमशेद जी का मानना था कि संतुष्ट श्रमिक संतुष्ट श्रमिकों को बनाते हैं और इसी सिद्धांत पर उन्होंने अपने सभी श्रमिकों को ग्रेच्युटी भविष्य निधि का सदैव भुगतान किया। तो जमशेद जी जो इसके संस्थापक हैं, जिन्होंने टाटा को स्थापना की जिसने, ठीक है, इनका मानना था कि संतुष्ट श्रमिक, अब संतुष्ट का मतलब होता है बिल्कुल सेटिस्फाई हो, वो राज़ी हो उस चीज़ को लेके, अपनी पोजीशन को लेके, अपनी सैलरी या अपनी सभी चीज़ों को लेके संतुष्ट हो, राज़ी हो। तो संतुष्ट श्रमिकों को बनाते हैं। अगर कोई सेटिस्फाई है, श्रमिक यानी मजदूर, वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉय, वो सब अगर वो संतुष्ट हैं तो वही और लोगों को संतुष्ट श्रमिक ही संतुष्ट श्रमिकों को बनाते हैं। और इसी सिद्धांत पर उन्होंने अपने सभी श्रमिकों को ग्रेच्युटी भविष्य निधि का सदैव भुगतान किया है। अभी ग्रेच्युटी भविष्य निधि का सदैव भुगतान किया, इसका मतलब है कि ग्रेच्युटी भविष्य निधि उसे बोलते हैं, मतलब जो अगर एक ही एम्प्लॉय बहुत ही ज़्यादा सालों से अगर एक ही कंपनी में काम कर रहा है तो उसको इस चीज़ के लिए कुछ पेमेंट दी जाती है उसके रिवार्ड के रूप में, कि थैंकफुल होना, या फिर हम कह सकते हैं उसको ये इनाम मिलता है कि आपने इतने अपने लाइफ का इतना ज़्यादा साल आपने इस कंपनी को दिया, आपने इसमें मेहनत की, इस चीज़ के लिए उनको रिवार्ड दिया जाता है, उसे हम कहते हैं ग्रेच्युटी भविष्य निधि, ठीक है। तो इस चीज़ को देते थे कौन? जमशेदी सिद्धांत को उन्होंने यूज़ भी किया है। पूरे जमशेदपुर शहर की योजना बनाने और निर्माण विवरण तैयार करने पर उनका प्रबंध कौशल स्पष्ट रूप से दिखाई दे पड़ता है। एक शताब्दी के लिए व्यापार को नियंत्रित करने वाले मूल्यों और सिद्धांतों को टाटा आचार सहित TCOC के समाहित किया गया है। मतलब जो ये बिजनेस है ना इनका, जो इनका व्यापार था है, मतलब
तो ये एक शताब्दी मतलब कि 100 साल से भी ज़्यादा इसको हो गए, नियंत्रित किया है इसको, और अच्छे करने वाले मूल्य और सिद्धांतों को टाटा आसन सहित TCOC में समाहित किया गया है। इसको एक फिक्स कर दिया गया है किसमें, TCOC में, ठीक है। इस्पात और ऑटोमोबाइल के शुरुआती दौर से नवीनतम प्रौद्योगिकियों के बराबर रहने तक टाटा समूह में आज 29 सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध टाटा उद्यम है, जिनमें टाटा स्टील, तो ये अब प्रेजेंट की बात बता रहे हैं, वर्तमान की, कि अब जो है इस्पात और ऑटोमोबाइल में इस फील्ड में इनके कितने ज़्यादा, तो ये सभी हमें लिस्ट बताई गई है कि कितना मतलब इसका टाटा कंपनी का जो है पंजीकरण है मतलब रजिस्टर्ड है लगभग कितने 103.51 अरब डॉलर। टाटा की सामाजिक दायित्व की भावना मजबूत है। वह समुदाय के लिए आर्थिक समृद्ध, पर्यावरणीय जिम्मेदारी और सामाजिक लाभ को संतुलित करते हैं। टाटा का जो सामाजिक दायित्व है, दायित्व होता है लाइबिलिटी या जिम्मेदारी, ठीक है। उनकी जो भावना है ना वो मजबूत है, ठीक है। अपनी दायित्वों को वो समझते हैं अच्छे से और उन्हें पूरा करते हैं। वे समुदाय के लिए आर्थिक समृद्धि और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों और सामाजिक लाभ को संतुलित रखते हैं। वो अपने लिए भी आर्थिक चीज़ों को, और जो पर्यावरणीय है मतलब कि इन्वायरमेंट से संबंधित है, वो इन चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं अपने प्रोडक्शन में, अपने बिजनेस में, कि जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, प्रदूषण ना हो, मतलब इस तरीके से इको फ्रेंडली चीज़ें उनका भी वो ध्यान रखते हैं कि उससे हमारी प्रोडक्शन से ज़्यादा नुकसान ना हो। जिम्मेदारी और सामाजिक लाभ, और समाज को भी लाभ होना चाहिए। हमें सिर्फ अपना ही अपना लाभ देखेंगे हम, अगर हम सबको साथ लेके चलते हैं तो उन्नति के सक्सेसफुल होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो वहीं ये लिखा है सामाजिक लाभ को भी संतुलित करते हैं, उसको भी बैलेंस किया हुआ है उन्होंने, कितनी चीज़ों को, अपने लाभ को भी और पर्यावरण को भी नुकसान ना हो और सामाजिक लाभ भी हो, और सभी को लाभ भी होना चाहिए, ठीक है। भारत में वे ओडिशा के साथ प्रगति में भागीदार हैं और विकास की इस यात्रा में अपने धारकों को आगे बढ़ाने में विश्वास करते हैं। तो वो भारत में ओडिशा के साथ इस प्रगति में भागीदार हैं और विकास की इस यात्रा में सक्सेसफुल होने की ये जो सफ़र है, इसमें हितधारकों को आगे बढ़ाने में विश्वास करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ हमारा ही प्रोग्रेस हो और हमें सक्सेसफुल हो, ये चीज़ें नहीं हैं। उनमें वो इस चीज़ में विश्वास रखते हैं कि सबका विकास साथ में हो, हमारे साथ जो काम कर रहे हैं उनका भी प्रॉफिट होना चाहिए, वो भी सक्सेसफुल होने चाहिए। टाटा स्टील थाईलैंड उन शुरुआती 30 कंपनीज में से एक है जो यूनिसेफ के कार्यक्रम द चिल्ड्रन सस्टेनेबिलिटी फॉर्म में शामिल है, ताकि बच्चों के अधिकारों की रक्षा को प्रतिबद्ध किया जा सके। टाटा स्टील ग्रुप का सामुदायिक साझेदारी कार्यक्रम फ्यूचर जनरेशन जिससे उप विषय है शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य। तो टाटा स्टील की जो थाईलैंड उन शुरुआती 30 कंपनीज में से एक ही कंपनी, उन 13 कंपनीज में से एक है जो कि इस फॉर्म से जुड़ी हुई है। और ये फॉर्म किसके लिए काम करती है? बच्चों के अधिकारों की रक्षा। टाटा स्टील यूरोप के सामुदायिक साझेदारी कार्यक्रम फ्यूचर जनरेशन जिसके उप विषय शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और कल्याण भर में काम करता है। और तो ये टाटा स्टील यूरोप का जो सामुदायिक है ना, टाटा स्टील यूरोप का, तो ये किसके लिए काम करते हैं? इनका विषय है शिक्षा, पर्यावरण और स्वास्थ्य। शिक्षा भी हमें पता है, पर्यावरण भी और स्वास्थ्य भी। ये इनके लिए कहाँ पर और कल्याण ब्रिटेन भर में काम करते हैं। कहाँ पर? ब्रिटेन में। पूरे ब्रिटेन भर में काम करते हैं। साथ ही वित्तीय और व्यावसायिक स्थलों के साथ छोटे एवं मध्य व्यवसाय को नौकरी में संपत्ति निर्माण में सहायक करते हैं। और क्या करते हैं? साथ ही वित्तीय और व्यावसायिक स्थल, वित्तीय की वो करना, सहायता करना। वित्तीय की सहायता करना मतलब फाइनेंशियल हेल्प करना, ठीक है, पैसों से रिलेटेड, ठीक है। स्थलों के साथ छोटे एवं मध्य, छोटे तो छोटे हो गए, मध्य हो गए, मिडिल क्लास वाले, मतलब व्यवसाय को नौकरी और संपत्ति, नौकरी के लिए भी और संपत्ति का निर्माण के में भी सहायता करता है। वह दोनों तरह से जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में एक रचनात्मक भूमिका निभाते हैं। कार्बन पदचिह्नों को कम करके और उच्च प्रदर्शन स्टील्स बनाकर जो ईंधन कुशल वाहनों और ऊर्जा कुशल इमारतों का
कारण बनते हैं। तो जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा कि पर्यावरण का भी ध्यान रखते हैं, वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई है कि कार्बन पश्चिम को क्या किया इन्होंने, कम किया, और वो उच्च प्रदर्शन स्टील बनाकर जो ईंधन कुशल वाहनों और ऊर्जा कुशल इमारतों का कारण बनते हैं। उनकी पर्यावरण प्रबंध प्रणाली ISO 4001 मानकों को उनके सभी मुख्य विनिर्माण स्थलों पर देखा जा सकता है। उनकी जो पर्यावरण जो ये इन्होंने बनाई है, इसमें कार्बन पश्चिमों को कम किया है, मतलब इको फ्रेंडली है कुछ टाइप से, तो इसको बनाया है। इनकी जो रचनात्मक भूमिकाएं हैं विनिर्माण स्थलों पर देखा जा सकता है। इन चीज़ों को कहाँ देखा जा सकता है, विनिर्माण स्थलों पर देखा जा सकता है। ठोस और स्पष्ट व्यवहार सिद्धांतों की परंपरा से निर्मित टाटा समूह विश्वास एवं पारदर्शिता की नींव पर खड़ा है। ठोस और स्पष्ट व्यवहार, ठोस मतलब कि मजबूती है उसमें, ठीक है। ऐसे नहीं कि आज ये कुछ बोल दिया फिर कुछ और डिसीजन हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल ठोस वाले डिसीजन इसमें होते हैं। ठोस और स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर है और कुछ में हमें कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर इनका जो है प्रबंध सिद्धांत सब इनमें यूज़ होते हैं। व्यापार सिद्धांतों की परंपरा से निर्मित है। कैसी, स्पष्ट और ठोस सिद्धांत परंपरा से निर्मित है। टाटा समूह, अभी हमने बिल्कुल शुरू पढ़ा, टाटा समूह है वो सिर्फ 1 या 2 लोगों से नहीं चल रहा, उसमें हज़ारों लोग जो है उसमें काम कर रहे हैं। टाटा समूह विश्वास एवं पारदर्शिता की नींव है। पारदर्शिता मतलब उसमें क्लियर है हर चीज़, कुछ चीज़ ऐसे नहीं है, हम उसको क्लियर देख सकते हैं कि कितना सब कुछ ठीक है। पारदर्शिता की नींव पर खड़ा है। ऐसे बड़े उद्यमों का निर्माण लाभप्रद बनाए रखने और उन्हें चलाने के लिए केवल सभी स्तरों पर प्रभावी और कुशल प्रबंधन का समन्वय के माध्यम से संभव है। जो हमने इतना इसके बारे में पढ़ा कि ये कितना मजबूत और कितना अच्छा इनका सब कुछ है, सबको साथ लेके चलना हमने पढ़ा, और इको फ्रेंडली चीज़ें बनाना, अपना लाभ भी देखना और सबको साथ लेके चलना, तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। तो ये किस चीज़ की वजह से है, स्तरों पर प्रभावी और कुशल प्रबंध, इनका प्रबंधन अच्छा है, इनका मैनेजमेंट अच्छा और समन्वय होता है मिलना जुलना और मैनेज करना हर चीज़ को, बजट से बाहर ना हो कोई चीज़, इस तरीके से, ठीक है, समन्वय के माध्यम से संभव है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल पढ़ना बहुत ज़रूरी था। एग्जाम्पल से हमें मेन चीज़ हम उसमें समझ पाते हैं कि एग्जाम्पल लेकर ही, तो एग्जाम्पल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद जो भी एग्जाम्पल आएगा उसको हमें बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है ताकि हम इसको समझ सकें। विषय प्रवेश, हम जो हमारा मेन टॉपिक है उसमें हम प्रवेश करते हैं। उपरोक्त होता है जो हमें ऊपर दिया था। उपरोक्त वस्तु स्थिति, जो ऊपर सिचुएशन हमने पढ़ी है, कैसे सफल संगठन का उदाहरण है, बिल्कुल सफल, हमें पता चल गया पढ़ने से कि कितना सफल है, कितना हमने उसको पढ़ा कि 5 महाद्वीपों में और 100 देशों में है, तो बिल्कुल अच्छा सक्सेसफुल है। तो उपरोक्त वस्तु स्थिति एक ऐसी सफल संगठन का उदाहरण है जो देश की शीर्षस्थ मतलब कि शीर्ष पर, बिल्कुल ऊंचाई पर कंपनी में से एक है। यह अपनी प्रबंध की गुणवत्ता के परिणाम स्वरूप शीर्ष पर पहुंची है। किसकी वजह से? अपने प्रबंध की वजह से, अच्छे प्रबंध की वजह से, अपने गुणों की वजह से परिणाम स्वरूप शीर्ष पर पहुंची है। ऊंचाई पर कैसे पहुंची है? अपने अच्छे प्रबंध की वजह से पहुंची है। प्रबंध की आवश्यकता हर प्रकार के संगठनों में होती है। ये जो मैनेजमेंट है ये हमें सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड या फिर इन्हीं चीज़ों में नहीं चाहिए, हमें प्रबंध हर जगह पर होता है, हर फील्ड में, ठीक है। फिर भले ही वह कंप्यूटर से विनिर्मित है, चाहे वो कंप्यूटराइज सिस्टम है वहाँ पर, अथवा हस्तशिल्प, हस्त यहाँ पर हाथ, और शिल्प की उसमें जो कलाएं हैं, हाथ से बनी हुई कोई चीज़ है, हर शिल्प के उपभोक्ता की वस्तुओं में व्यापार करते हैं। चाहे वे कंप्यूटराइज हो वहाँ पे सब कुछ, चाहे वो हाथ से होता हो, हर जगह पर हमें प्रबंध की ज़रूरत है, मैनेजमेंट की ज़रूरत है। उसी से हर चीज़ मैनर में चलती है। अब मैनर में जब चीज़ें चलेंगी तो फिर सक्सेसफुल होने के और ज़्यादा चांसेस है। सक्सेसफुल तभी हो सकती है जब मैनर से कोई चीज़ चलती हो, प्रबंध वहाँ पे अच्छा हो, ठीक है। या फिर केश होते हैं बाल, केश सज्जा सेवाएं, बालों से रिलेटेड कोई प्रोडक्शन करना, सज्जा सेवाएं प्रदान करते हैं, एवं गैर व्यावसायिक संगठन भी हो। अब गैर व्यावसायिक संगठन से मतलब है गैर व्यावसायिक, मतलब उनका जो मोटिव होता है, जो उनका मेन काम होता है, वो ये नहीं होता कि उन्हें प्रॉफिट कमाना है या फिर इनकम आनी चाहिए, ये नहीं होता उनको प्रॉफिट। उनका प्रॉफिट वो होता है जो उन्हें
एक टॉपिक दिया जाता है कि उन्हें हेल्थ के ऊपर काम करना है या शिक्षा के ऊपर काम करना है या स्कूल के लिए किसी भी टॉपिक को उन्हें दे दिया जाता है, वो उस पर उससे काम करते हैं। उनका बस यही मोटिव होता है, यही उनका एक पॉइंट होता है कि वो उस चीज़ पे अच्छे से अच्छा काम करें। उनका ये इरादा नहीं होता कि प्रॉफिट कमाया जाए। गैर व्यवसायी संगठन वो होते हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, बस उनका एक कोई टॉपिक होता है वो उस पर काम करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी अनाथ आश्रम होते हैं, उनका क्या होता है, सिर्फ वहाँ पे अनाथ वगैरह रहते हैं। उनका ये नहीं होता कि उन्हें वहाँ से प्रॉफिट लेना है, उनका काम सिर्फ ये है जो अनाथ बच्चे हैं उनको रखना है, ठीक है। इस तरीके से जो संस्थाएं होती है उन्हें कहते हैं गैर व्यवसायी। आइए एक उदाहरण और लें। यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम्पल से हमें क्लियर होगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। स्मिता राय एक 38 वर्षीय उद्यमी है जो एक ग्रामीण जिले नामची दक्षिण सिक्किम में पली बड़ी है। वह शिल्प कला, विशेष रूप से मोम कला में बहुत अच्छी थी, ठीक है। उन्हें मोमबत्तियाँ बनाना पसंद था। अक्सर वह मोम के खिलौने बनाती और उन्हें अपने दोस्तों और जानकारों में उपहार स्वरूप देती थी। स्मिता अपने ज़िले में महिलाओं की परिस्थितियों में कभी खुश नहीं थी। तो जो उनके आसपास में जो महिलाओं की जो परिस्थितियाँ थी, वहाँ पर सिचुएशन थी, जिस तरीके से उनके साथ होता था, जो भी था, उनके हालात जो थे, उनसे वो अच्छा नहीं लगता था उन्हें देख के, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर गरीब और बेरोज़गार थी। इसलिए उन्होंने इन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ करने की योजना बनाई। उन्हें पता था कि आजीविका के लिए कौशल प्रदान करना आवश्यक है, लेकिन यह नहीं पता था कि उन्हें कैसे कार्यान्वित किया जाए। उन्हें पता था कि उन्हें करना क्या, लेकिन उसे किस तरीके से वो करे वो नहीं पता था। तो वह अगस्त 2012 में अभिषेक लामा से मिली। अभिषेक NEDFI के नामची शाखा के प्रबंधक थे। तो जो प्रबंध हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ये इसके लिए हम अगर हम सीख ले हम इस चीज़ को, तो इसके लिए जो पोस्ट है वो प्रबंधक होता है, मैनेजर होता है जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। तो वो इस मैनेजमेंट को अच्छे से देखता है। तो उन्हें यही चीज़ नहीं पता था कि उन्हें अपना मोटिव तो पता था उन्हें करना क्या है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मैं इसको करूँ कैसे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, वो एक मैनेजर से मिली है, प्रबंधक से मिली है जो इस काम को करते हैं, प्रबंध को। तो स्मिता ने अभिषेक से कौशल विकास कार्यक्रम और गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। स्मिता ने सोचा कि उन्हें मोमबत्तियां बनाना पसंद है, फिर उन्हें अपने इस शौक को क्यों ना एक उद्यम में परिवर्तित किया जाए। तो क्यों ना इससे वो एक बिजनेस करे, एक इस टैलेंट से। तो इसमें एक इसको परिवर्तित किया जाए इसमें। इस प्रकार NEDFCI के समर्थन से नामची डिज़ाइनर कैंडल्स की स्थापना हुई। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी इस कंपनी की स्थापना कर ली। इस बिजनेस के माध्यम से स्मिता नामची क्षेत्र के गरीब और बेरोजगार महिलाओं की सहायता करना चाहती थी, उन्हें अपनी उसमें काम देकर अपनी कंपनी में। तब से चुनौतियों के बावजूद महिलाओं ने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन सभी ने इनसे पार पाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था, ठीक है। मुश्किलें हुई, लेकिन उन्होंने एक बार डिसाइड कर लिया था अच्छे से करना है, ठीक है। दुकानें एवं बड़े निगम सभी तो संगठन हैं जिनके अलग अलग उद्देश्य हैं और जिन्हें वे पाना चाहते हैं। कोई भी संगठन हो तथा उसके कुछ भी उद्देश्य हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके कुछ भी उद्देश्य हो, चाहे प्रॉफिट लेना हो या ना हो, उन सब में एक चीज़ समान है और वह है प्रबंध एवं प्रबंधक। तो कोई भी हमारा किसी भी फील्ड से हो, अगर उसका कोई भी उद्देश्य हो, प्रॉफिट कमाना ना हो या हो, कोई भी फील्ड हो वो, तो सभी चीज़ों में एक चीज़ क्या होती है, कॉमन होती है। वो चीज़ है वहाँ का मैनेजमेंट सभी चीज़ों में चाहिए, ठीक है। और वहाँ मैनेजर भी होना चाहिए और वहाँ पे मैनेजमेंट भी होना चाहिए। आपने देखा कि प्रबंध के रूप में स्मिता संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंधक के रूप में विभिन्न क्रिया एवं कार्य करती है। पारस्परिक रूप से संबंधित एवं एक दूसरे पर निर्भर कार्य प्रबंध कहलाते हैं। तो प्रबंध जो मैनेजमेंट होता है उसमें हमें ये चीज़ अच्छे से समझ लेनी है, जो प्रबंध किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट कर रहे हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, ठीक है। कि ये काम इस डिपार्टमेंट को करना, ये काम इस डिपार्टमेंट को करना। अगर कोई भी डिपार्टमेंट अपना काम नहीं करेगा तो वो नहीं हो पाता काम। तो वही उन्होंने बोला एक दूसरे पर निर्भर भी होता है। निर्भर यह कार्य प्रबंध कहलाता है, ठीक है। समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं। तो बिल्कुल
समझ में आया तो अच्छे से कि जो प्रबंध है वो एक ऐसा एनवायरनमेंट जो हमारे आसपास है उसको बनाए रखता है, जिसमें लोग समूह में काम करते हैं, यानी कि पूरे ग्रुप में कोई एक नहीं, कोई दो नहीं, मतलब काफ़ी सारे लोग मिलकर काम करते हैं और वो काम किसी एक टारगेट पर करते हैं, चुनिंदा लक्ष्यों को अच्छी तरह कुशलता से प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ये डेफिनेशंस है, अवधारणा है। इसके बारे में जो अब थिंकिंग्स हैं, इसके बारे में जो भी अब चीज़ें हैं वो कई लेखकों ने प्रबंध की परिभाषा दी है। प्रबंध शब्द एक बहुप्रचलित शब्द है, यानी कि बहुत फेमस शब्द है, जिसे सभी प्रकार से इनकी क्रियाओं के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त किया गया है। जिसे सभी प्रकार में, मतलब अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, इसको सिर्फ एक ही फील्ड में नहीं यूज़ किया जाता, इसको काफ़ी सारी फील्ड में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसी से अच्छे से काम हो सकता है। ठीक है, वैसे ही किसी भी उद्यम की विभिन्न क्रियाओं के लिए मुख्य रूप से प्रयुक्त हुआ है। उपरोक्त उदाहरण एवं वस्तु स्थिति के अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि प्रबंध वह क्रिया है जो हर उस संगठन में आवश्यक है जिसमें लोग समूह के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो हमने ऊपर पढ़ा है इसको भी कि कैसा भी किसी भी फील्ड में हो, चाहे उसका जो मोटिव है वो प्रॉफिट कमाना हो या ना हो, सभी में इसको यूज़ करते हैं। इसको अब यहाँ पर इन्होंने एक डेफिनेट बता दिया हमें कि जहाँ पर लोग समूह में काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग जहाँ पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर प्रबंध का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, आवश्यक है जिसमें लोग समूह के रूप में कार्य कर रहे हैं। संगठन में लोग अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन वे अभी समान उद्देश्य को पाने के लिए कार्य करते हैं। चाहे बहुत सारे लोग काम कर रहे हो अलग अलग, लेकिन उन सभी का एक ही टारगेट होता है कि हमें कोई एक चीज़ प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए सभी मिलकर काम करते हैं, लेकिन अलग अलग कर रहे होते हैं सब काम। लेकिन काम क्या होना है? काम तो सिर्फ एक ही होना है ना, कोई एक ही चीज़ वो प्रोड्यूस कर रहे हैं मिलकर सब। प्रबंध लोगों के प्रयत्नों एवं समान उद्देश्यों को प्राप्त करने में दिशा प्रदान करता है। जो प्रबंध होता है वो लोगों के जो मेहनत वो कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, वो समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक क्या देता है? डायरेक्शन देता है, दिशा प्रदान करता है। इस प्रकार से प्रबंध यह देखता है कि कार्य पूरे हो एवं लक्ष्य प्राप्त किया जाए। तो प्रबंध क्या देखता है कि जो काम कर रहे हैं वो अच्छे से पूरा हो, प्रभावपूर्ण, कम से कम साधन एवं न्यूनतम लागत अर्थात कार्य क्षमता पर हो। कम से कम साधन में हो, ज़्यादा चीज़ें ना उसके लिए यूज़ करनी पड़ रही हो, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत ना उसके लिए करनी पड़ रही हो, और न्यूनतम लागत न्यूनतम ही होनी चाहिए किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। उसमें ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर हम उसमें कॉस्ट प्राइस ज़्यादा रखेंगे तो। ठीक है, तो इसलिए न्यूनतम लागत यानी कि मिनिमम लागत हो, उसकी लागत होता है जो किसी चीज़ को बनाने में लगता है, अमाउंट उसको कहते हैं। ठीक है, तो कम से कम होनी चाहिए वो, ताकि उसका सेलिंग प्राइस भी ज़्यादा ना हो। अतः प्रबंध को परिभाषित किया जा सकता है कि वह उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं दक्षता से प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य को पूरा कराने की प्रक्रिया है। तो क्या है प्रबंध? यह उद्देश्यों को, जो हमारे उद्देश्य है, जो हमारा टारगेट है, उसको प्रभावी ढंग से, मतलब अच्छे से बिल्कुल दक्षता से प्राप्त करने का उद्देश्य से कार्य को पूरा कराने की प्रक्रिया, उस काम को पूरा कराने की प्रक्रिया है प्रबंध। हमें ये परिभाषा के विश्लेषण की आवश्यकता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका विस्तार से वर्णन करना आवश्यक है। ये शब्द हैं प्रक्रिया, प्रभावी ढंग एवं पूर्ण क्षमता से। परिभाषा में प्रयुक्त प्रक्रिया से अभिप्राय है प्राथमिक कार्य एवं क्रियाएं जिन्हें प्रबंध कार्य को पूरा कराने के लिए करता है। ये कार्य नियोजन, अब ये इनके लिए हेडिंग आएगी आगे, इनको अच्छे से हमें पढ़ना है। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन एवं नियंत्रण, जिन पर चर्चा इस अध्ययन में एवं पुस्तक में आगे की जाएगी। ठीक है, तो नियोजन होता है प्लानिंग करना किसी चीज़ के अच्छे से, कि हमारे डिपार्टमेंट कितने बांटे जाएं, हमें कोई एक चीज़ बनानी है या फिर हमारा जो काम है इस तरीके से चलने वाला है, तो उसके लिए हमें डिपार्टमेंट कितने रखने हैं। संगठन, कितने लोगों का होना है। नियुक्तिकरण है, हमें किन किन लोगों को अपॉइंट करना है। ठीक है, कि हमें एक मैनेजर की ज़रूरत है, हमें इतने एम्प्लॉय की ज़रूरत है, तो हमें किन किन लोगों को इसके लिए नियुक्त करना है, किन किन लोगों को उस पोस्ट पे हमें देना है। निर्देशन, अब एक निर्देशन की भी ज़रूरत होती है, कि निर्देश देना, डायरेक्शन देना उस चीज़ को, कि हाँ कितने दिन में कितना हमें पूरा करना है, किस तरीके से। एवं नियंत्रण, उस पर कंट्रोल हमारा होना बहुत ज़रूरी है। नहीं कि आज नहीं हो पाया ये काम, चलो कल, इस तरह नहीं होता। कोई भी ऑर्डर आता है उसको एक टाइम में हमें पूरा करना होता है, तो उस पर किसी भी काम पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी होता है, कि इतने टाइम में इतना होना ही चाहिए। ठीक है, नियंत्रण, जिन पर चर्चा में अध्ययन में करेंगे। ठीक है।